नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। अन्याय व अधर्म पर भक्ति और सत्य के जीत का संदेशवाहक पर्व होलिका दहन को आप और आपके परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पशु परिचर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसमें हमारा जो चर्चा का पॉइंट रहने वाले हैं वो सबसे पहले हम बात करें ये सैलरी की, यानी कि इसमें सैलरी है वो कितनी मिलने वाली है, यानी कि 2 साल प्रोबेशन काल में सैलरी कितनी मिलेगी और प्रोबेशन के बाद 2 साल के बाद है जो कितनी सैलरी मंथली मिलने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगला हमारा चर्चा का पॉइंट रहेगा कि डीवी यानी दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेजों की ज़रूरतें रहने वाली हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और अगला हमारा पॉइंट रहेगा चर्चा का वो रहेगा कार्य, यानी कि इसमें जब हम जॉब करेंगे तो इसमें जो कार्य है वो हमसे कौन से कार्य करवाए जाएंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में अगर हम देखें तो इसका जो पे लेवल है वो लेवल 1 का रहने वाला है और पे ग्रेड है वो 1700 का रहने वाला है। और अगर हम प्रोबेशन कार्यकाल में बात करें यानी 2 साल ज्वाइनिंग से 2 साल तक जो आपका वेतन मिलने वाला है वो मंथली वेतन की अगर हम बात करें तो वो रहने वाला है आपका 12,400 रुपये। 12,400 रुपये आपका मंथली वेतन रहने वाला है प्रोबेशन के कार्यकाल के समय। और जैसे ही आपका प्रोबेशन का काल समाप्त होगा 2 वर्ष के बाद, तो आपको जो सैलरी मिलेगी, बेसिक पे आपका जो रहने वाला है वो तो रहने वाला है 17,700 रुपये। 17,700 रुपये आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। और इस बेसिक सैलरी पर डीए है, एचआरए है, वो सभी जुड़ करके आपको कुल मिलाकर के जो मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलने वाली है 27,000 से 30,000 के मध्य। तो इस प्रकार आपको मंथली सैलरी है वो प्रोबेशन के कार्यकाल के बाद 2 साल के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी मंथली वो 27,000 से 30,000 के मध्य मिलने वाली है। तो इस प्रकार ये हमारा पॉइंट 1 है क्लियर हुआ कि सैलरी है इसमें कितनी मिलने वाली है। तो ये आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड की ओर चलें उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आगे हम बात करें तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी डेट आएगी, उसमें आपको चेक लिस्ट वैसे ही बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहने वाली। फिर भी हमें पहले से अवगत होना ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी, तो इसलिए हम पहले से ही इसको तैयार कर लें। इसलिए इस वीडियो में हमें इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी आवेदन पत्र की, यानी आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था तब आपने जो आवेदन पत्र फिल किया था उसकी ज़रूरत इसमें पड़ने वाली है सबसे पहले तो। और अगर हम आगे की बात करें तो प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, जब आप परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए गए थे तब आपको प्रवेश पत्र लेके आप जो गए थे उस प्रवेश पत्र की है जो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरत रहने वाली है। आपके पास है तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप SSO ID से इसे दोबारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आगे हम बात करें तो पहचान प्रमाण, यानी आपकी पहचान के लिए आपको एक प्रमाण लेके जाना होगा। जैसे वैसे आधार कार्ड है वो सभी लेके जाएंगे, तो आधार कार्ड है, अगर आधार कार्ड नहीं हो तो न होने की स्थिति में आप पैन कार्ड है, मतदान पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इनमें से एक है वो आपको लेके जाना है। और अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो उसमें जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसमें सेम होनी चाहिए। अगर उसमें आधार कार्ड में और 10वीं की मार्कशीट में इसमें थोड़ी बहुत भी त्रुटि है तो उसको समय रहते आप सही करवा लें ताकि बाद में भाग दौड़ नहीं करनी पड़े।
आगे अगर हम बात करें जन्म तिथि प्रमाण की बात करें तो वो तो वैसे ही कक्षा 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो चलने वाली है। आगे की हम बात करें तो शैक्षणिक योग्यता, यानी जिस शैक्षणिक योग्यता के बलबूते आपने जो फार्म भरा था, जैसे पशु परिचर की भर्ती है ये 10वीं की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर करवाई गई थी। तो सबसे पहले तो आपको 10वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली है और साथ में प्रमाण पत्र। 10वीं मार्कशीट है उसके बैक साइड में जो है वो प्रमाण पत्र है, तो इनकी भी ज़रूरत रहने वाली है। और आगे की हम बात करें तो 12वीं की मार्कशीट है उसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि वैसे तो ये 10वीं के बेस पर ही 10वीं की योग्यता के आधार पर ये भर्ती करवाई गई थी, लेकिन आपको जैसे बात करूं प्रमोशन की, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने ये आगे की जो भी आपकी डिग्री की है वो आप अभी से ही इसमें फिल कर दोगे तो आपका प्रमोशन है वो जल्दी होने वाला है। अगर हम बात करें 12वीं की मार्कशीट है, स्नातक है, डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र आदि जो भी लागू तो वैसे 10वीं की है, परंतु आपको जो भी आपने डिग्री की है वो सभी आपको ज़रूर है जो वेरीफाई करवानी है, ताकि प्रमोशन के समय आपको आसानी हो। आगे की हम बात करें तो आवासीय प्रमाण पत्र, जैसे ये तो आधार कार्ड हमने वो बात कर ली है। आगे चलते हैं। आगे आपको श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट है, जनजाति का सर्टिफिकेट है और अन्य पिछड़ा वर्ग है EWS का जो सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत रहने वाली है। OBC और EWS ये सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति का ये तो है जो आजीवन होते हैं, लेकिन इनको अपडेट करवाना जरूरी। OBC वाले और EWS वालों आपको 6 महीनों से पुराना आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं होना चाहिए। आगे की हम बात करें तो आपको है जो पासपोर्ट आकार का फ़ोटो की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो भी नवीनतम पासपोर्ट आकार के फ़ोटो जो आवेदन पत्र में आपने जो फिल किया था वो फ़ोटो है वो, और इस प्रकार का फ़ोटो आपको लेके जाना है। आगे की हम बात करें तो मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है, इसकी भी ज़रूरत रहने वाली है। यह एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जो आपकी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को प्रमाणित करता है, तो इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। आगे की हम बात करें तो ये तो हुआ हमारा डॉक्यूमेंट से संबंधित है। जो भी आपको DV के समय जो भी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में ये हमने पॉइंट है वो आपको क्लियर करवा दिए। अब आगे हम बात करें तो इसमें जो कार्य है वो कार्य क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम कार्य की बात करें तो इसमें है जो कार्य, सबसे पहले हम देखें तो इसमें पशु देखभाल व प्रबंधन, जैसे कोई मवेशी, ऊँट, घोड़े और अन्य पशुधन की देखभाल, कोई भी घोड़े जैसे ये पशु है इनकी अगर कोई बीमारी हो गई तो इनकी देखभाल करना, उचित आहार और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पशुओं को रहने की जगह को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखना, इस प्रकार का आपको करना है। और अगर हम बात करें तो पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच करना, बीमार व घायल पशुओं के लिए उचित उपचार की व्यवस्था करना, टीकाकरण और दवा प्रशासन का रिकॉर्ड रखना, इस प्रकार का आपको कार्य करना पड़ेगा। और आगे हम बात करें कि पशुओं से जुड़े किसी भी विवाद की जांच करना, प्रशासन और अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान निकालना। इसमें आपको है जो पशुओं की जो भी बीमारी है उसमें जो ट्रीटमेंट के समय डॉक्टर जाएंगे उसके साथ आपको जाना है और उनकी हेल्प करना है। और जो पशु चिकित्सालय बना हुआ है उसका मैनेजमेंट, उसकी देख रेख करना, वो कार्य रहने वाला है। तो इसमें ज़्यादा आपको इतनी लोड लेने वाली बात नहीं है। वैसे ही इसका जो टाइम रहेगा वो सुबह 8 से 2 गर्मियों के वक्त और सर्दियों में इसका 9 से 3 रहने वाला है। तो आपको अगर आप आगे की भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको समय मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी है वो हो जाएगी साथ साथ में। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात रहने वाली है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, और अगले वीडियो में हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।